स्वागत है लक्ष्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। वो कड़ी है मेंस के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पर अध्ययन करने की। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में ढेर सारे टॉपिक्स पर अध्ययन किया है और उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने यूसीसी के बारे में पढ़ा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उस पर हम लोगों ने कल अध्ययन किए, केसेस भी पढ़े। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य एक्चुअल में हैं क्या, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इनको कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कहाँ से इनको बोरो किया गया, क्या ये जस्टिसेबल हैं या नहीं हैं, इनसे संबंध में केस क्या क्या हैं, क्या इनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को तो दिया गया है, पर आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्ट 3 में हम लोगों के मौलिक अधिकार हैं और राज्य के जो कर्तव्य हैं वो पार्ट 4 में दे दिए गए हैं। लेकिन होता क्या है, ये बात है हमारी कब की, ये हमारी बात है 1975 की। 1975 में क्या हुई, इमरजेंसी हुई। क्या हुई, इमरजेंसी हुई। और इमरजेंसी में ढेर सारे लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा। उस दौरान जब हनन होने लगा तो इंदिरा गांधी सरकार पर बिना वजह का दबाव पड़ा और एक ज़्यादा दबाव पड़ने के चलते इंदिरा गांधी सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। और वो कॉन्सेप्ट क्या था, कहा, इंदिरा गांधी का कहना था कि लोग अपने अधिकारों को तो ध्यान रखते हैं लेकिन कभी कभार वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। क्या बोला उन्होंने, लोग अपने अधिकारों को तो ध्यान रखते हैं। उनका मतलब ये था कि लोगों को उनके अधिकार क्या हैं ये तो उनको पता रहता है, लेकिन उनकी ड्यूटी क्या है ये उनको नहीं पता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कि हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर होता है, उसको भैया अपनी सैलरी पता है कि सैलरी उसकी कितनी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो वो शायद अपने क्या करने लगता है, कहने लगता है कि शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है और या फिर है। ठीक है, तो इनकी शुरुआत यहाँ से हुई। एक्चुअल में जो मौलिक कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा सोशलिस्टिक कंट्रीज से मिलता जुलता है या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज से मिलता जुलता है, वहां पर इनको ज़्यादा दिया जाता है। तो जो भी कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं, जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं रशियन हो गए या फिर हम बोल सकते हैं चाइनीज हो गए, ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है कि लोगों के पास कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, उनको भी लोग मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बात जब शुरू हुई तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि लोगों कैबिनेट ने सबसे पहले क्या किया, कहा कि भैया एक काम करिए, कमेटी गठित करिए। क्या करिए, कमेटी गठित करिए। और कमेटी क्या करेगी, कमेटी कुछ रिकमेंडेशन देगी कि हमारे कौन कौन सी ड्यूटीज हमको जरूरी है या फिर हमको, हमारे लिए कौन कौन सी ड्यूटीज अनिवार्य हैं, ये हमको पता होनी चाहिए, ये हमको आनी चाहिए और इनके तहत हमको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी यहां से शुरू हो जाती है। तो कहानी तो शुरू हो जाती है लेकिन मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें कहीं भी मूल कर्तव्यों के बारे में ये डिस्कशन नहीं रहा है। तो मूल कर्तव्यों का जो डिस्कशन हुआ है वो इमरजेंसी के पीरियड से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, इमरजेंसी के पीरियड से शुरू हुआ है। अब मूल कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या किया गया, कैबिनेट ने एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई। स्वर्ण सिंह समिति का मतलब क्या था, एक समिति बनाई जिसमें कहा गया कि इस समिति में कुछ खास मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट्स मेंबर्स होंगे और ये कुछ इस समिति के लोग क्या करेंगे, ये इस समिति के लोग कुछ खास कर्तव्यों को, ड्यूटीज को रिकमेंड करेंगे। क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि भैया ये हमको ड्यूटीज चाहिए, ये लोगों को बताओ, संविधान में इनको निहित करो। ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ खास ड्यूटीज को रिकमेंड किया और उन ड्यूटीज को जो रिकमेंड किया, इन्होंने बताया, उसके आधार पर एक पूरा का पूरा डेटा बनाया गया और उस डेटा के आधार पर सबसे पहले हमारे संविधान में संशोधन करके मुख्य रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब ये ऐड कब किया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो इमरजेंसी के दौरान ही संविधान बनने के बाद सबसे बड़ा संशोधन जो हुआ वो 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, ऐड किया गया। कहां पर? इनको कहा गया भाग 4 जो डीपीएसपी है उसी में से एक भाग और जोड़ देते हैं। वो कौन सा होगा? भाग 4 ए या का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, संविधान जब बना था तो जो भी क्लॉज लिखे जाते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी। हमने बोल दिया आर्टिकल 39 39 सब क्लॉज ए, क्लॉज ए बी सी, इसमें भी 6 हैं। लेकिन जब भी लिखा जाएगा, सपोज करो एक्स आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, और जैसे कि आर्टिकल हमने जोड़ दिया कौन सा, आर्टिकल 51, और क्लॉज जो लिखें वो क्या कर दें, हम कैपिटल में कर दें। क्या कर दें? कैपिटल में कर दें। तो जहां भी कैपिटल में होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है, संविधान में संशोधन करके नया क्लॉज जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको कहां जोड़ा गया? आर्टिकल 15 क्लॉज ए में जोड़ा गया। और ये कहां पर था? ये भाग 4 ए का था। समझ में आ गया? कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसको कहां से बोरो किया गया? मैंने अभी बताया, कौन से सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज में इसको माना जाता है। और उस दौरान हमारा जो इन्फ्लुएंस था या फिर हम लोगों का जो संबंध थे यूएसएसआर से बहुत अच्छे हो रहे थे। लगातार हम लोगों ने 20 ईयर पीस ट्रीटी भी कर रखी थी। उसके साथ साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे थे। 1971 में यूएसएसआर ने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया, और ये सारी की सारी चीजें होती रहीं समय समय पर। तो उस दौरान हम लोगों ने जो मूल मौलिक कर्तव्यों को लिया, वो कहां से लिया? वो यूएसएसआर से प्रेरणा ली कि यूएसएसआर में किस तरह के कर्तव्य हैं, लोगों को कौन कौन से कर्तव्य देने चाहिए। तो ये हम लोगों ने कहां से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जहां पर क्या किया गया है, नागरिकों को उनको कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। समझ गए? अब अगर हम बात करते हैं शुरुआत में, तो 1976 में कुल कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन आपको एक दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में, जो फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में। इनको हर तीनों जगह कैसे रखा गया है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा 2002 में, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया संविधान कर्तव्य। वो क्या हुआ? शिक्षा से संबंधित कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? शिक्षा से संबंधित कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि कब जोड़ा गया? 2002 में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मूल कर्तव्य भी क्या है? अमेंडेबल है। क्या है? अमेंडेबल है, यानी कि इनका संशोधन किया जा सकता है। चलिए, संशोधन तो कर लिया, इसके बाद कुछ खास चीजें। पहली चीज देखो, कर्तव्य जो बताए जाते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, छोटों की ये बात की वैल्यू करो, या फिर छोटों को अच्छी शिक्षा दो, समाज में सफाई रखो, जानवरों के प्रति क्या करो आप? दयालुता का भाव अपनाओ, गरीबों के साथ अच्छे से ट्रीट करो, जो शोषित समाज के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करो। इस तरह के आपके कर्तव्य अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, लेकिन इसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? हर जगह पनिश नहीं किया जा सकता है। जैसे आपसे बोला जाता है, ये हर चीज हर जगह मैंडेटरी नहीं होती है। आपसे बोला गया कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, अगर आप नहीं छू रहे हो तो कभी कभार ये कहा जाएगा कि एक्स या वाई जेड का लड़का या प्रिंसू का लड़का क्या है भैया, अच्छा नहीं है, या फिर इनको सम्मान अच्छी चीजें सिखाई नहीं गई हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ना कि हर जगह आपको क्या किया जाएगा? पनिशेबल कर दिया जाएगा। उसमें आपने किसी का मर्डर नहीं कर दिया, ना क्राइम कर दिया। समझ में आया? तो मोस्ट ऑफ जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो आपको दिए गए हैं। अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो तब भी वो चलेगा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो फॉलो करना ही होगा। लेकिन अगर नहीं फॉलो करोगे तो उसके लिए एक नियम कानून है। तो पहला चीज है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्याय संगत है। मतलब कि अगर आप इनको नहीं मानते हो तब भी चलेगा। ठीक है। अब अगर हम कहते हैं न्याय संगत का मतलब ये है कि इनको अदालतों के माध्यम से डायरेक्ट लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ये एक हमारे रिमाइंडर की तरह काम करेंगे। क्या होंगे? रिमाइंडर की तरह काम करेंगे, अनुस्मारक की तरह काम करेंगे कि आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करेंगे हमको। लेकिन कुछ कर्तव्यों को विशिष्ट कानूनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। यानी कुछ कर्तव्यों को आपको मानना पड़ेगा।
अगर आप नहीं मानते हो तो इनडायरेक्टली उसके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, अगर आप उनको नहीं फॉलो करते हो तो उनके लिए कुछ खास सरकार ने कानून बनाए हैं, और उन कानूनों के अंतर्गत अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको क्या दी जाएगी, सजा भी दी जाएगी, यानी कि आप दोषी करार कहे जाओगे। समझ में आया? तो कुछ कर्तव्यों हैं, मैंने क्या बोला, कुछ कर्तव्यों को क्या किया गया है, विशिष्ट कानूनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने से संबंधित कानून। तो राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप अपमान करते हो, सम्मान करते हो, वेरी गुड, अगर आप अपमान करते हो तो फिर क्या हुआ, उसके लिए कुछ कानून है जिसके अंतर्गत आप पनिशेबल हो गए। अगर आप दोषी पाए गए तो मे भी आपको सजा दी जाएगी या फिर आपसे चार्जेस वसूले जाएंगे, XYZ वो जो कानून है उनके तहत हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, संशोधन योग्य। मैंने अभी आपको बताया 2002 में 86वें संविधान संशोधन में क्या दर्शाया गया था कि इन पर संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन अगर करेंगे तो ये क्या होते हैं, संविधान संशोधन के माध्यम से इनको बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट, उद्देश्य की बात करते हैं। तो हमको पता है हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ हमको क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है कि अधिकार तो हमको मिल गए हैं लेकिन हमको क्या मिलने चाहिए, कर्तव्य भी मिलने चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको राष्ट्रीय एकता, अखंडता और नागरिकों की चेतना को बनाए रखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए मूल कर्तव्य हमारे जरूरी हैं, जिससे क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमको क्या होगा, समावेशन मिलेगा, एक दूसरे के साथ हम क्या होंगे, जुड़ेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होगा। इवन एक केस में भी ये बोला गया है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन कुछ कंडीशन में इन्फोर्सिएबल है, या फिर इनडायरेक्टली इनको कानून बना करके लागू किया जाता है, या फिर इनको इनडायरेक्टली कानून इन पर बनाया जाता है। अगर आप दोषी पाए जाते हो या फिर इनका हनन करते हो, कर्तव्यों को नहीं मानते हो, तो फिर आप उसके लिए दोषी करार किए जाओगे। ये इन पर संशोधन किया जाता है और इनका उद्देश्य है भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखना और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हमको एकजुटता लाना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे हमको हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को सबसे पहले लिखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, क्या क्या हैं। तो मैंने आपको पूरे के पूरे मूल कर्तव्य लिखे हैं और इनको एक सरल लैंग्वेज में दर्शा दिया है। इनमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो चीजें मैं पहले आपको बता देता हूं। जो भी येलो से लिखा हुआ है, किससे लिखा हुआ है, येलो है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव इंसेंस है, और निगेटिव इंसेंस का मतलब होता है इनको आपको किसी भी तरह से फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इनके लिए क्या है, कुछ कानून बनाए गए हैं। तो अगर हम देखते हैं ACE, तो आप ऑड नंबर में जाइएगा, AC, B को छोड़ दीजिएगा, C, D को छोड़ दीजिएगा, E, F को छोड़ दीजिएगा, G, H को छोड़ दीजिएगा, I, F और J इन पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो बाद में जोड़ा गया उसको छोड़ करके और बाकी इवन को छोड़ करके सभी क्या है, इनडायरेक्टली इन पर कानून बने हैं। कैसे कानून बने हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पहला कहा गया है संविधान का क्या करना, पालन करना। संविधान का जो पालन नहीं करता है, तो पहले ही बताया गया है कि अगर आप संविधान को फॉलो नहीं करते हो, संविधान को अवॉइड नहीं करते हो, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी और नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। ये उस दौरान भी मैंने आपको बताया था। संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना, सम्मान करना। इसके जो आदर्श हैं, क्या क्या बताया गया उनको, संस्थान जहां पर है जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब, और राष्ट्र ध्वज हमारा हम जानते हैं, और राष्ट्रगान का क्या करना है, हमको सम्मान करना है, अवॉइड करना है, रिस्पेक्ट करना है। समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके विचारों को अपने पास रखना या फिर अपने आप में फॉलो करना, उनको मानना और उनको रिस्पेक्ट देना। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ये पनिशेबल नहीं होगा, लेकिन पहले वाला कानून है, पनिशेबल हो सकता है अगर आप इनको नहीं करोगे तो। तीसरा, भारत की संप्रभुत्व, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित भी करना। पहली बात, तीनों को बनाए रखना और संरक्षित भी करना है। कौन सा, संप्रभुत्व, एकता और अखंडता को बनाना भी है और संरक्षित भी करना है। अगर नहीं करोगे तो कानून है, क्योंकि सी ऑड है। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
तो आप देखते हो एनजीओ होते हैं, ढेर सारे एनजीओ होते हैं, तो आप चाहो तो एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो, वॉलंटरली आप समाज के लिए, देश के लिए काम कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये इवन है। और अब ऑड में देखते हैं 5वां नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना और धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय सांप्रदायिकता विविधता को क्या करना, हमको मेंटेन करना, हमको धर्म के साथ मिलकर चलना, भाषा को भी रिस्पेक्ट देना, क्षेत्रीय लोगों को रिस्पेक्ट देना, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना। उसके साथ साथ महिलाओं के गरिमा के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं को क्या करना, त्याग कर देना। ऐसे प्रथाएं जो महिलाओं के अपमान के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी प्रथाओं को हमको क्या कर देना, त्याग कर देना। तो पहली चीज इसमें कुछ चीजें खास, कुछ बहुत सारी चीजें बताई गई। समरसता और सामान्य भाईचारा को क्या करना, मेंटेन करना। इसके अलावा हमको क्या करना, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक विविधता को भी मेंटेन करना, इनको बढ़ावा देना। और महिलाओं के खिलाफ हो रहा है वो सभी नियम कानून और या फिर प्रथाएं जो कहीं ना कहीं से महिलाओं को क्षति देती हैं या फिर महिलाओं के हक के खिलाफ हैं, उनको क्या कर देगा ना, उनका उन्मूलन करना या फिर त्याग कर देना। तो ये चीजें हैं, अगर आप इनको नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ कानून बनेगा। एफ है, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित भी करना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी संस्कृति और विरासत को, हमारा जो कल्चर है और हेरिटेज को क्या करना, महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना और उनको प्रिजर्व भी करना, उनको क्या करना, प्रिजर्व भी करना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केवल हमारे यहाँ क्या दिया गया है, महत्व, इंपॉर्टेंस देना, नहीं, हमारे यहाँ महत्व देने के साथ साथ हमारी कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है, जो हमारे कहां पर है, एफ में दर्शाया गया है। चलिए अब जी की बात करते हैं। तो जी की जब बात करते हैं तो क्या बताया गया, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव शामिल हैं। तो एक पर्यावरण जिसमें क्या है, फॉरेस्ट भी है, लेक है, रिवर्स हैं एंड वाइल्ड लाइफ है। इनको क्या करना, इनकी रक्षा करना और इन पर सुधार करना, इनमें सुधार करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति क्या करना, करुणा रखना, दया की भावना रखना। समझ में आया? दया की भावना का मतलब यहां पर दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं से उनके प्रति दया रखना, हिंसात्मक तरीके से व्यवहार न करना और उनको प्रोटेक्ट करना जरूरत पड़ने पर। अगर आप नहीं करोगे तो फिर से येलो है, इसके खिलाफ कानून है। एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और अनुसंधान व सुधार की भावना को विकसित करना। तो पहले क्या है, साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना, ह्यूमैनिज्म को विकसित करना और टेक्नोलॉजी को भी विकसित करना। यानी कि जो वर्तमान समय है यह टेक्नोलॉजी का समय है, विकसित होने का समय है। जो जितना देश विकसित है वो इतना पावरफुल है। तो हमको भी, हमारी ये ड्यूटी है कि अपने देश को क्या करना, हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे जाना है, मानवतावाद में भी आगे बढ़ना है और अनुसंधान पे भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। देखो, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इनको क्या करना, इनको हमारी ये जिम्मेदारी है कि इनको रक्षा भी करें और अगर हिंसा हो रही है तो उससे दूर करें। अब ऐसा नहीं कि आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन करते करते हिंसात्मक हो जाओ और किसी गाड़ी खड़ी हो तो उस पर तोड़ फोड़ कर दो, किसी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ कर दो, किसी की दुकान लूट जाओ। तो भैया इतना मारे जाते हैं, इतना ये मारे जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा। इसी कारण क्यों, क्योंकि आपने फिर से देखा आई है, आई का मतलब इसमें कानून है। अगर आप नहीं मानोगे तो कानून आपको मानने के लिए बाध्य कर देगा, क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, बराबर है। आर्टिकल 14 में बताया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। क्या बोला गया, इंडिविजुअल हो या फिर सामूहिक कोई गतिविधि हो, उसमें उन सभी क्षेत्रों में अपने आप में प्रयास करना कि हम उत्कृष्ट हों ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर की उपलब्धियों तक पहुंचे। तो जैसे कि हमने कहा कि भैया चेस होता है,
तो इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम रोशन किया। तो सामूहिक ऐसी चीजें हैं जहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भारत का नाम रोशन किया। क्रिकेट है, तो अभी क्रिकेट की जो टीम है जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत ही बेहतरीन टीम है, तो ये क्या कर रही है, लगातार अपने देश का नाम रोशन कर रही है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ढेर सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं, साइंटिस्ट हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करना, जिससे इंडिया का क्या हो, नाम हो, इंडिया की फेम हो। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों किया वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान कराना, ये कहां जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इस पर कई अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। फंडामेंटल राइट में इसको अलग दर्शाया गया है, डीपीएसपी में इसको अलग दर्शाया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में इसको अलग दर्शाया गया है। तो कहां कहां पर क्या क्या दर्शाया गया है, ये है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भैया शुरुआत में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10, बाद में कितने जोड़े गए, 1, कौन सा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, 11 हैं, 11 के 11 क्लियर हो गए हैं। लेकिन अभी इतने में कार्यक्रम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को जो येलो डॉट्स हैं इनको भी कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, चलिए आगे आते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अगर इसका उल्लंघन करते हो ध्वज का, गान का, तो क्या होगा, सजा मिलेगी। किसमें, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत अगर आप इनका क्या करते हो, अगर अपमान करते हो तो आपको सजा मिलेगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज आता है, ध्यान से, राष्ट्रीय ध्वज आता है, राष्ट्रगान आता है, संविधान आता है, राष्ट्रीय जो प्रतीक होते हैं वो भी आते हैं। इनका आपको अपमान नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। अब इसके लिए जो सजा की बात की गई है, तो सजा आपको लगभग 3 वर्षों की होगी अगर आप अपमान करोगे, और जुर्माना अलग से लग जाएगा। इससे संबंध में एक केस है, वो नवीन जिंदल का केस है। नवीन जिंदल भाई साहब जो थे वो आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे शायद। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने दिन के समय झंडा फहरा दिया, और पहले क्या था कि कोई नेशनल जो फेस्टिवल होते थे उसी दौरान फहराया जाता था। तो इनके खिलाफ केस कर दिया गया, मजिस्ट्रेट साहब इनको उठा ले गए। तो इन्होंने केस कर दिया सरकार के खिलाफ कि भाई साहब आप ये बताइए कि ऐसे कैसे क्यों होता है भाई, आप जब मन में आ रहा है तभी आप उठा लिए। हमारा ये कर्तव्य है कि हमको राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, तो हम राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट पर केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस किया गया। तो नवीन जिंदल मामला 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार में कहा गया कि कोई भी नागरिक चाहे वो सरकारी हो ना हो, लड़का हो, लड़की हो, वृद्ध हो, या फिर युवक हो, युवती हो, भारत का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी नागरिक किसी भी दिन की बात बोलिए, किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। देखो, हर एक दिन आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो चाहो तो। समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस पे। लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का पालन करना है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है, इसका पालन करना है, यानी कि झंडे का जो आकार है उसको ध्यान में रखना है। आप अपने अनुसार झंडा मत बना देना, नहीं तो फिर आपके खिलाफ दिक्कत आ जाएगी। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का पालन करना है। या कोड कपड़े, ध्वज के कपड़ा कौन सा होगा, उसका रंग और उसका आयाम, लंबाई, चौड़ाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ गया। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब था, 2002 में। नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी कर सकता है दिन में, बस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को ध्यान में रखना है। क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, बताया गया कि भारतीय ध्वज के 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया होगा जो बलिदान और साहस का प्रतीक, सफेद बीच में होगा जो शांति और सत्य का प्रतीक, हरा नीचे होगा जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक होगा। उसके साथ साथ अशोक चक्र नीला होगा, सफेद पट्टी के बीच में धर्म और प्रगति के प्रतीक होगा। ये चीज तो हो गई केसरिया सफेद हरा और अशोक चक्र। आयाम की बात कर लेते हैं, डायमेंशंस की। तो डायमेंशन बताया गया, इसका डायमेंशन 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2 होगा।
ये किसी भी लंबाई चौड़ाई को आपको फॉलो करके ही चलना है। तो लंबाई चौड़ाई इसलिए होती है क्योंकि फ्लैग कोड का जो मानक होता है अलग अलग होता है। आप कहां पर लगा रहे हो, छत पे लगा रहे हो, टेबल में रख रहे हो, घर के अंदर लगा रहे हो, घर के बाहर लगा रहे हो, सरकारी भवन में लगा रहे हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई, गाड़ी में लगा रहे हो, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तो उसके लिए ये सभी मिलीमीटर में है। 63 इंटू 4200, 36 इंटू 2400, 27 इंटू 1800, 1800 इंटू 1200, 1350 इंटू 900, 900 इंटू 600, 450 इंटू 300, 225 इंटू 150, 150 इंटू 100। आप इनको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। 3:2 अगर आंसर आ गया तो हो जाएगा। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2022 यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। बस ये चीज ध्यान रखना है, ये अलग अलग भवन, वाहन, टेबल, ध्वज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका अनुपात क्या है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ 2002 में बताया गया था कि कपड़ा हाथ से कटा हुआ होना चाहिए, यानी हाथ से बना हुआ कपड़ा होना चाहिए। खादी, सूती या रेशम, ऊनी कपड़े से बनाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन 2022 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और बताया गया उसमें कि कपड़े, प्लास्टिक के भी झंडे आराम से फहरा सकते हो, आप लगा सकते हो। कुछ परिवर्तन किए गए जब से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने 50वीं वर्षगांठ अपनी आजादी की मनाई थी, तब से 75वीं, माफ करिएगा। तो ये कार्यक्रम वहां से तब से शुरू हो गया। अब हम लोगों का चलता है तो डायमेंशंस कई बार पूछे जाते हैं। डायमेंशंस क्लियर है, 3:2 आपका निकल के आ जाता है आयाम, बस। तो आप कहीं भी लगा सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जो आकृति है उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। तो देखिए, आपने ए तो पढ़ लिया, अब सी क्या बताया है, संप्रभुत्ता एकता के खिलाफ नहीं जा रहा है। भारत की संप्रभुत्ता एकता अखंडता के खिलाफ नहीं जाना है। अगर जाओगे तो आपको देशद्रोह, सेडिशन से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जो आईपीसी की धारा 124A और बीएनएस अब लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत देशद्रोह के अंतर्गत रखा जाएगा। और इसके तहत ढेर सारी आपको कानूनी वैधताएं दी गई हैं जिनको आपको मानना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो भैया आप सी के तहत आप भारत की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, आप गलत सलत नहीं बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे एकता अखंडता संप्रभुत्ता के खिलाफ तो आपका देशद्रोह का चार्ज चलाया जाएगा। और आपको बीएनएस जरूर ध्यान रखना है, बीएनएस 152, बीएनएस के सेक्शन 152 के तहत आपके खिलाफ एक्शन होगा। आईपीसी अब बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई, सी। अब बात करते हैं ई के बारे में। ई के बारे में क्या बताया गया है? ई के बारे में आपको क्या बताया गया है, अगर आप नफरत भरा भाषण देते हो और शत्रुता को बढ़ावा देते हो तो बीएनएस की धारा 197 के तहत, जो आईपीसी की धारा 153 थी, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर नफरत भरे भाषण देने या शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। तो कल को कोई कह दे मुस्लिम गलत हैं, कल को कोई कह दे हिंदू गलत हैं, कोई सिख गलत है या ईसाई गलत है, अगर इस तरह के आप भाषण देते हो तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, इस तरह चीजों को लेकर के आप भाषण जो दे रहे हो वो कहीं ना कहीं से हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। उसके लिए आपको सजा का प्रावधान, आपके लिए सजा का प्रावधान है, और जो बीएनएस की धारा 157 में दिया गया है। उसके बाद धार्मिक अपमान। देखो, धर्म तो हो गया, लेकिन अगर धार्मिक स्थलों का अपमान आप करते हो, जैसे कि कहा गया अलग अलग धार्मिक स्थल में अलग अलग नियम कानून है, तो उनको फॉलो करना है, बशर्ते आप चाहे आप उस धर्म के हो या ना हो। तो धार्मिक अपमान और पूजा स्थलों को नुकसान अगर आपने पहुंचाया तो बीएनएस की धारा 298 के तहत, जो आईपीसी की 295 थी, 298 के तहत पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या धार्मिक शांति भंग करने पर 2 साल की सजा है। यही 299 में दी गई है। तो 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या धर्म का अपमान करने पर 3 साल है। तो धार्मिक स्थलों का नुकसान करोगे तो 298 2 साल, 299 धार्मिक जब भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो 3 साल की सजा आपको दे दी जाएगी। बीएनएस बस ध्यान रखना, इसमें बीएनएस कौन सा है, बीएनएस 298, ये बीएनएस 299, इसमें बीएनएस 197, ये नए हैं। हालांकि आपको कानून नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कंपलसरी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध और संबंधित कानून। तो आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा कि महिलाओं को क्या करना है, ऐसे वे सभी रीति रिवाज, ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, उनको क्या कर देना है, हमको खत्म कर देना, अबॉलिश कर देना है। तो पहला अगर बात करते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956,
जिसमें क्या व्यापार, अनैतिक व्यापार। तो जैसे हमने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था आर्टिकल 43 में, सॉरी 23 में बताया था कि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन गलत है। तो उसी तरह से यहां पर बताया गया वेश्यावृत्ति से संबंधित अपराधों में आपको सजा होगी, और कितनी होगी, 7 वर्षों की होगी अगर आप इसमें फंसते हो। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आपको दहेज लेना मना है। अगर वैसे कहा गया, देखिए दहेज लेना नहीं है ये नहीं कहा गया आपको, सरकार ये कहती है कि दहेज का मतलब है कि लड़की के घर वाले आपको संतुष्टि से या खुशी खुशी क्या देते हैं वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप अपनी कंडीशन रखते हो कि भैया नहीं, शादी के दौरान मंडप पे ही लड़का कहता है कि नहीं हमको 4 व्हीलर चाहिए, तो पुलिस वाले उसको फिर 8 व्हीलर भी दे देते हैं कभी कभार। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उस कंडीशन में जब आप क्या कर रहे हो, शादी के दौरान आप जबरदस्ती उनसे पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो ये दहेज के खिलाफ आ जाता है। तो दहेज प्रथा को अवैध बनाता है, सजा 5 वर्षों तक की हो सकती है, और इसमें ढेर सारी चीजें और भी हैं। अब देखो सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 को यहां पर दर्शाया गया है। तो सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 को दर्शाया गया है। इसमें क्या है, ये सती प्रथा को समाप्त करता है। आप सजा आपको पता है, क्लियर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जो होम वायलेंस होता है 2005 में, उससे संबंधित कानून बनाया गया कि अगर आप घरेलू हिंसा होती है तो उसमें 1 साल तक की क्या की जाएगी, आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण उत्पीड़न निवारण निषेध और निवारण निषेध अधिनियम। तो अगर जैसे कि पोस्ट एक्ट 2013 में बताया गया, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर कार्यस्थल पे जो महिलाएं कार्य करती हैं उन पर भी कहीं ना कहीं से कुछ लोग क्या करते हैं कि फिजिकली टॉर्चर होता है, मेंटली टॉर्चर उनको करते हैं। तो इस तरह से उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, और सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का प्रावधान पॉश एक्ट 2013 में दर्शाया है। तो महिलाओं के लिए जो भी महिलाओं से संबंधित अपमान है उन सभी को आपको क्या कर देना है, त्याग देना है। किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला सर्वोच्च, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जी के बारे में। तो जी के बारे में जब बात करते हैं तो जी के बारे में क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जी के बारे में यहाँ बताया गया प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे मैंने आपको बताया था वन, झीलें, नदियां, वन्य जीव की क्या करना है, रक्षा करना, सुधार करना है। तो आपने पढ़ा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ा है। अगर आप वायु, जल, मिट्टी की रक्षा नहीं करते हो या फिर प्रदूषण फैलाते हो तो इसके लिए क्या है, 5 सालों की सजा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बताया गया है कि अगर आप एनिमल ट्रैफिकिंग करते हो तो 3 से 7 साल की सजा है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, पशुओं के खिलाफ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसमें क्या बताया कि वनों को संरक्षित करो, पेड़ पौधों को काटो नहीं तो 1 साल की सजा है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है, जिसके तहत आपको जल को गंदा नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। तो पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, पशु की क्रूरता संबंधित अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया। और नेक्स्ट क्या लिखा है, ये वन्य जीव है, ये वन है, बस ये ध्यान रखना, ये फॉरेस्ट के लिए है। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे अधिनियम जो हैं इसी से संबंध में हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आई के बारे में। तो आई के बारे में जब बात करते हैं तो सार्वजनिक, मैंने आपको बताया क्या, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना का मतलब क्या होता है, जो भी कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं, और हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री साहब जो होते हैं फिर वो अपना नियम कानून एक नए विधिवत तरीके से चलाते हैं, और वो कहीं ना कहीं से उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। यह होता भी है, 2019 और 20 में देखा भी गया था सीएए के टाइम पर, और ऐसे कई भी मौके ऐसे आए हैं जहां पर कई बार देखा गया है। तो आप कभी भी हिंसा जब अगर हो रही है, अहिंसात्मक आप प्रदर्शन कर सकते हो, हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करोगे और सार्वजनिक संपत्ति का अगर कहीं ना कहीं से दिक्कत पहुंचाओगे या उसको तोड़फोड़ करोगे तो आपको बीएनएस की सेक्शन 191 के तहत क्या है, इस पर ढेर सारे कानून बनाए गए हैं कि आप दंगे अगर करोगे तो फिर आपको ढेर सारी अलग अलग तरीके से, जितना खतरनाक दंगा होगा उसमें आपका जितना ज्यादा रोल होगा, पार्टिसिपेट करोगे, उसी प्रकार की आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कानून है। अब मैंने आपको बताया था कहां तक गया, आई तक गया। के बारे में बात मैंने नहीं की क्योंकि के को बाद में जोड़ा गया। अब इससे संबंधित कुछ केस हैं। तो पहला केस तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, जिंदल साहब का केस जो फ्लैग से संबंधित था। इसके अलावा कौन कौन से केस हैं, मिनर्वा बिल बनाम भारत सरकार, आपको मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन 1980 में। इसमें एक चीज बताई गई थी
कि डीपीएसपी, क्या बताया था, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने क्या बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो है सॉरी फंडामेंटल राइट्स, ये जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी संविधान की आत्मा है, लेकिन मूल कर्तव्यों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू करना भी चाहिए। माना कि ये संविधान की आत्मा होंगी, लेकिन इनके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उनके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उनको भी हमको नजरअंदाज नहीं करना है। पहला केस में ये बताया गया। फिर एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम भारत सरकार था, तो ये 2001 का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना उचित है। तभी आप देखते हो कई एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटी सारी लिखी होती हैं, शायद पहले पेज में लिखी होती है, पहले या दूसरे पेज में लिखी होती हैं, इसी कारण लिखी होती है ताकि बच्चों को पढ़ाया जाए। और ये कहीं ना कहीं से कहां दर्शा रहा है, कर्तव्य 8 से संबंधित है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना से संबंधित है। एक हमारे रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत सरकार 2003 का भी मामला है। इस पर क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की समिति, जस्टिस वर्मा की एक समिति थी जो बाद में कुछ और भी इस पर सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर अभी बात नहीं की गई है। तो उस समिति की सिफारिशों को समर्थन किया, जिसमें कहा गया है मूल कर्तव्यों को शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना चाहिए या फिर उन पर जोर देना चाहिए। तो जस्टिस वर्मा की जो समिति थी उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए टैक्स को पे करे, और इसके साथ साथ जो जरूरतमंद नागरिक हैं उनकी हमको मदद भी करना चाहिए, और हमारा वोटिंग का कर्तव्य, 3 उन्होंने बताया था। देखिए मैं आपको बता देता हूं, पहला कौन सा है, जस्टिस वर्मा जी की समिति जो थी उसमें बताया गया था, पहला हमको टैक्स जो है, टैक्स को पे करना चाहिए। जो इंसान नीडी है, मतलब जिसको जरूरत है, उसको आप क्या करो, उसकी हेल्प करो, और आपका ये कर्तव्य है कि आप क्या करो, वोट में, मतदान में क्या करो, पार्टिसिपेट करो। तीनों चीजें बताई गई थी। तो इसका थोड़ा सा उन्होंने समर्थन किया था, कहा था कि ये कहीं ना कहीं से वैलिडेट है और इनको मानना चाहिए, ये समर्थन इसका किया था। तो ये लिखा हुआ है, जस्टिस वर्मा की समिति का समर्थन किया था और कहा था कि मूल कर्तव्यों को शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस हैं। मैंने आपको पहला केस बताया था जिंदल साहब का, फिर मिनरवा मिल केस बताया, फिर एम्स स्टूडेंट का बताया, और फिर रंगनाथ मिश्रा का केस बताया। तो ये केसेस हैं। आपको पूरे की पूरे 11 मूल कर्तव्य पता होने चाहिए। मूल कर्तव्यों में आपको ACE और उसके साथ साथ GI के बारे में जो जो अलग प्रावधान है उनको पता होना चाहिए, तब जाकर के पूरा आपका मूल कर्तव्य कंप्लीट होता है। तो इससे भी संबंध में ढेर सारे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप पहले पढ़िए, आराम से समझिए, 1-2 बार कम से कम पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में क्या है मूल कर्तव्य। जो वही नहीं कि केवल 11 पढ़ लिया और उतने में काम हो गया। मूल कर्तव्यों के संबंध में ढेर सारे और भी चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, उनको आप समझिए, ठीक है, और रिवीजन करिए। इसके बाद हम लोग, ये जो कंप्लीट हो गया है टॉपिक, इस पर आप क्वेश्चन भी लिखिए और हम लोगों तक पहुंचाइए। टीम हमारी चेक करेगी, कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में भी बताइए। तो ये सीरीज हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।